कोल्ड वार, सॉरी आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट। अब मैंने स्टार्ट किया है, लेट्स होप इट विल वर्क फ्रॉम राइट नाउ। तो कोल्ड वार 1945 के बाद शुरू हो जाती है, तो इसके बड़े काजेज़ रहते हैं। ये काजेज़ क्या रहते हैं? 1945 से पहले ही जब रशिया में रेवोल्यूशन नमूदार हो जाती है, रोनमा हो जाती है 1917 में, उस रेवोल्यूशन का अमेरिका पसंद ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका बिलीव करती है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में, और जहाँ तक यूएसएसआर की बात है, यूएसएसआर बिलीव्स इन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। जब हम डिफाइन करते हैं फिर व्हाट दिस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इज़, व्हाट कम्युनिस्ट इज़, तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में होती है फ्री ट्रेड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। आप वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में आप ट्रेड कर सकते हो, जितना आप कमा सकते हो, आपको बस टैक्स देना है, बाकी आपको मुनाफा अपने पास रखना है। लेकिन जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है वो क्या होती है? स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। आपने बस उनके साथ ट्रेड करना है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ये भी है स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। आपका ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, बल्कि स्टेट का इन जनरल ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। तो ये दोनों आइडियोलॉजीज़, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यूएस की थी, यूएसएसआर की थी, और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स की थी। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, तो ये जो रिवोल्यूशन हो जाता है 1917 में, इसको अमेरिका बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न बन जाता है, जो नॉर्दर्न ईरान होता है, शुमाली ईरान जो होता है, वहाँ पर क्या होता है, एज यू नो बेटर, जो अरब कंट्रीज़ है या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है जिनमें ईरान आता है, इराक आता है, या बाकी कंट्रीज़ आती है, तो ईरान में भी तेल के कुएँ बहुत तादाद में है। तो शुमाली ईरान जो है, नॉर्दर्न ईरान, वहाँ सोवियत यूनियन की फ़ौज होती थी। सोवियत यूनियन की फ़ौज जो वहाँ पर थी, उन्होंने विड्रा करने से डिनाई किया, रिजेक्ट किया कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। जब उन्होंने यहाँ से ऐलान किया कि हम नहीं निकलेंगे शुमाली ईरान से, तो उन्होंने फ़ोर्स किया ईरानियन रिजीम को, ईरानियन गवर्नमेंट को, कि आप हमारे साथ, सोवियत यूनियन के साथ एक क्या करें, एक एग्रीमेंट करें, ताकि हमारी फ़ौज यहाँ शुमाली ईरान में रहे। जब सोवियत यूनियन ने ईरान के साथ वो एग्रीमेंट किया कि हमारी फ़ौज शुमाली ईरान में रहे, तो अमेरिका ने उसको सस्पिशियस नज़रों से देखा, डाउटफुल नज़रों से देखा, और क्या सोचा? उन्होंने यही सोचा कि जो सोवियत यूनियन की फ़ौज ईरान में रही, इसका मकसद है ईरान के तेल के कुओं पर सोवियत यूनियन की फ़ौजों का कब्ज़ा या कंट्रोल। तो उससे भी एक परेशानी हुई, एक टेंस रिलेशन पैदा हुई यूएस और यूएसएसआर के बीच। इसके अलावा जो ग्रीस और टर्की है, ग्रीस एंड टर्की दोनों कंट्रीज़ जो है बड़ी करीब है एशियन सब कंटिनेंट के, एशियन कंटिनेंट के बिल्कुल करीब है ग्रीस और टर्की। वहाँ से ग्रीस का बॉर्डर है और यहाँ से टर्की का बॉर्डर है। तो दोनों कंट्रीज़ में जो रिजीम्स आ गई वो प्रो कम्युनिस्ट आ गई। तो जब वहाँ पर प्रो कम्युनिस्ट रिजीम्स आती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स उसको कंसिडर करता है इसके पीछे सोवियत यूनियन का हाथ है, और ये हमारे लिए खतरा है, और ये हमारे लिए खतरा है। इसके अलावा एक और चीज़ जो एक काज बनी वर्ल्ड वार सेकंड का, या कोल्ड वार का, लेटर ऑन, नॉट वर्ल्ड वार सेकंड, जो कोल्ड वार का काज बनी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, वो ये थी, जो प्रोपेगेंडा था, जो प्रोपेगेंडा यूज़ किया अमेरिका ने यूएसएसआर के खिलाफ, उस प्रोपेगेंडे की वजह से भी इनके बीच पीसफुल रिलेशन नहीं रही। और एक और बड़ा काज कोल्ड वार का ये था, जो अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट पे काम किया, उसने तो जंग, एलीट पावर्स में 4 ये दोस्त थे, लेकिन बाकी तीन दोस्त जो थे, रशिया, यूएसएसआर, फ्रांस और इंग्लैंड, उनके साथ उसने अपना न्यूक्लियर सीक्रेट जो है शेयर नहीं किया। तो जब उन्होंने वो अपना न्यूक्लियर सीक्रेट उनसे शेयर नहीं किया, तो उसका मतलब ये हुआ, जो उन्होंने सिक्रेसी मेंटेन की न्यूक्लियर वेपन्स में, उसकी वजह से भी यूएस की जो रिलेशन थी यूएसएसआर के साथ, वो पीसफुल नहीं रही, वो टेंशन से भरी पड़ी हुई थी। उसके बाद एक और रीज़न बन जाता है, ये दोनों कंट्रीज जो थी यूएस और यूएसएसआर, ये अपने अपने हवारियों, अपने अपने दोस्तों को, इनके दोस्त कौन थे जो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने प्रो कम्युनिस्ट मीनिंग, प्रो कम्युनिस्ट का मतलब ये होता है जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करे। प्रो कैपिटलिस्ट का मतलब वो है जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करे। प्रो इंडियन का मतलब ये है जो इंडिया को सपोर्ट करे। प्रो ईरानियन का मतलब ये है जो ईरान को सपोर्ट करे। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, यूएस और यूएसएसआर के बीच इन दोनों कंट्रीज़ ने अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करने वाली छोटी छोटी दुनिया की कंट्रीज़ को कुछ प्लान्स दिए। वो प्लान्स क्या थे? डेवलपमेंटल प्लान्स, चाहे उनमें रोज़गार के मौके थे या बिल्डिंग्स, रोड्स एंड अदर डेवलपमेंट्स थे। तो सबसे पहला जो प्लान दिया वो अमेरिका ने दिया, उसको बोलते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। जो अमेरिकी प्रेसिडेंट था 1947 में, हैरी ट्रूमैन, हैरी ट्रूमैन, अमेरिकन प्रेसिडेंट इन 1947, वो बोलता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया,
आप में से जिसने भी नक्शा देखा होगा, मैप देखा होगा या ग्लोब देखा होगा, तो अगर आप अमेरिका को देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका में आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट, फिर अटलांटिक ओशन है, और अटलांटिक ओशन के इस साइड नीचे अफ्रीका है, ऊपर यूरोप है। तो यूरोप का जो वेस्ट है वो नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट के बिल्कुल करीब है। तो यूरोप का जो वेस्ट पार्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज है यूरोपियन कंटिनेंट के, वो बिल्कुल अटलांटिक ओशन के किनारे पर वाक़ा है, और अटलांटिक ओशन के दूसरे किनारे पर नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाक़ा है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो अमेरिका होता है वो सबसे पहला जो प्लान देता है उसका प्रेसिडेंट अपने नाम पर, उसका वो नाम रखता है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। वो जो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन देता है, वो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन देता है इन ऑर्डर टू गिव एड टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए वो जो एड देता है उसका वो नाम रखता है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। और इस ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का मतलब क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियोलॉजी फैले फूले कैपिटलिज्म की और कंटेन हो जाए कम्युनिज्म। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का मतलब रहता है द कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है कभी कभार, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। इसके बाद एक और प्लान देता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी इन्हीं कंट्रीज़ के लिए देता है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए वो प्लान भी होता है, और उसका नाम होता है मार्शल प्लान। वो मार्शल जो होता है, जिस तरह ट्रूमैन डॉक्ट्राइन दी गई, ट्रूमैन प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसने अपने नाम पर वो प्लान दिया। जो दूसरा प्लान इन्होंने दिया अमेरिकियों ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, वो दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्शल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्शल था, तो मार्शल के नाम पर वो प्लान दिया गया और उसका नाम रखा गया मार्शल प्लान। मार्शल प्लान का भी यही मकसद था, टू हेल्प एंड एड द कैपिटलिस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज आती है उनकी मदद के लिए मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने वो मार्शल प्लान दिया, वो देते हैं मार्शल प्लान। और मार्शल कौन होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है मार्शल, तो मार्शल के नाम पर, अपने नाम पर वो देता है मार्शल प्लान। और मार्शल प्लान का मकसद यही होता है टू एड एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन। तो ये दूसरा प्लान होता है अमेरिका का। चाहे पहला प्लान था या दूसरा प्लान था, दोनों प्लान का मकसद यही था, टू कंटेन कम्युनिज्म एंड टू हेल्प द आइडियोलॉजीज कैपिटलिस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो ये दो प्लान्स देखकर सोवियत यूनियन को भी जोश आ गया। तो सोवियत यूनियन ने चाहा कि अमेरिका अपनी हवारियों, अपने दोस्तों यानी कैपिटलिस्ट वालों को तो मदद करता है जो वेस्ट यूरोपियन में है। तो जो सोवियत यूनियन है, अगर आप इसको वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, ये एशिया के ऊपर और यूरोप के मशरक में आता है। तो सोवियत यूनियन भी सोचता है कि मैं भी एड करूंगा किन कंट्रीज़ को, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को। और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ तब कहाँ थी, ईस्ट यूरोप में, ईस्ट यूरोप में। तो फिर सोवियत यूनियन का भी जोश आ जाता है, ये भी चाहते हैं कि हम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को मदद करें। फिर सोवियत यूनियन क्या डिसाइड करता है, वो देते हैं अपना प्लान, और वो अपने पहले प्लान का नाम रखते हैं मोलोटोव प्लान, MOLOTOV, मोलोटोव प्लान। मोलोटोव प्लान सोवियत यूनियन देती है, किनको देती है, टू हेल्प द इन द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट कंट्रीज़। तो यहाँ पर जब अमेरिका दो प्लान देता है, तो उसके मुकाबले में कंपटीशन में USSR अपना एक प्लान देता है कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के लिए। तो कोल्ड वार में ये जब वो प्लान देते हैं, यहाँ से ये प्लान देते हैं, तो इनके बीच क्या हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इनके बीच रेस बढ़ जाती है। कोल्ड वार में जो तनावशुदा माहौल था ये बढ़ जाता है। ये इतना बढ़ जाता है, एक मीटिंग होती है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की, कैपिटलिस्ट ब्लॉक की एक मीटिंग होती है फुलटन में। फुलटन एक जगह है, वहाँ पर एक मीटिंग होती है कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की। तो फुलटन में जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हुई थी मीटिंग उनके बीच। तो वहाँ पर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, उन्होंने वहाँ ऐसा स्पीच दिया, उस स्पीच को कंसिडर किया गया, क्योंकि एज यू नो ब्रिटिश भी अमेरिका के बड़े क्लोज था। तो ब्रिटिश कम्युनिस्ट नहीं बल्कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था। तो ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहा था फुलटन में उनका प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल वहाँ पर स्पीच मारता है, स्पीच देता है। वो जो स्पीच वहाँ पर देता है वो कौन सा स्पीच होता है, वो इतना खतरनाक स्पीच होता है, और उसको कंसिडर किया गया जो फुलटन स्पीच है विंस्टन चर्चिल का, उसकी वजह से क्या हुआ, दैट वेरी स्पीच एडिड मोर फ्यूल टू द फायर। फुलटन स्पीच जो हुआ, विंस्टन चर्चिल ने ऐसा स्पीच दिया, उसने आग तो लगी थी यूएस और यूएसएसआर के बीच, उसने उसमें तेल और डाला, ईंधन और डाला। तो फुलटन स्पीच इज कंसिडर्ड एज इट एडिड मोर फ्यूल टू द फायर। जो फायर ऑलरेडी लगी हुई थी यूएस और यूएसएसआर के बीच, उसमें थोड़ा और फ्यूल डाला, किसने, विंस्टन चर्चिल।
तो इसकी वजह से भी जो कोल्ड वार है इसमें तेज़ी आ गई बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद ये बनाते हैं मिलिट्री ब्लॉक्स। सबसे पहला मिलिट्री ब्लॉक बनाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1949। तो 1949 में पहली मिलिट्री ब्लॉक बन जाती है और उसका नाम रखा जाता है नेटो, NATO, ऑल कैपिटल्स, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बता दिया जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है कॉन्टिनेंट, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, फिर बीच में दरिया समंदर जिसको अटलांटिक ओशन कहा जाता है। तो अटलांटिक ओशन के ऊपर एक साइड यूरोप, नीचे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका इधर से, उधर से साउथ अमेरिका, ऊपर यूरोप, इधर से नॉर्थ अमेरिका, और इनके बीच जो रहता है वो रहता है अटलांटिक ओशन, वो रहता है अटलांटिक ओशन। अब जो नेटो इन्होंने बनाया, नेटो में कौन सी कंट्रीज थी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक, यूरोप और अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट से इन्होंने कंट्रीज जो थी, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट से कुछ कंट्रीज और यूरोपियन कंटिनेंट से कुछ कंट्रीज, उन्होंने बनाया नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनिशियली इसमें 11 से 12, इनिशियली नेटो में 12 कंट्रीज आ गई, इनिशियली नेटो में 12 कंट्रीज आ गई। तो इनिशियली जब नेटो में 12 कंट्रीज आ जाती है और उसका जो हेडक्वार्टर ये रखते हैं ब्रसल्स में रखते हैं, ब्रसल्स शायद बेल्जियम की कैपिटल है, हाँ ब्रसल्स में ये नेटो का हेडक्वार्टर रखते हैं। तो ब्रसल्स में जब नेटो का हेडक्वार्टर रहता है तो नेटो की इनिशियल मेंबरशिप रहती है 12, एंड करंटली जो नेटो की मेंबरशिप है दैट इज 29, एंड मोंटेनेग्रो इज द लेटेस्ट कंट्री दैट गॉट एडेड टू द किटी ऑफ नेटो मेंबर्स। तो नेटो की जो करंट मेंबरशिप है वो 29 है और मोंटेनेग्रो आखिरी कंट्री है जो इसकी मेंबर है। तो ये पहला मिलिट्री ग्रुप था जो अमेरिका ने बना, और इस मिलिट्री ग्रुप का मकसद क्या था? वर्ल्ड में अमन नहीं बल्कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले देशों की मदद करना, उनकी प्रोटेक्शन, डिफेंस करना, जब उन पर कोई आँच आए तो उस आँच के खिलाफ आवाज़ उठाना, दुश्मन पर हमला करना और कंटेन करना, अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना, अपनी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के देशों को हिफाजत देना और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को कंटेन करना, कंट्रोल करना, ये मकसद था नेटो का। ये पहला मिलिट्री ब्लॉक था जो अमेरिका ने दिया। उसके बाद वो दूसरा मिलिट्री ग्रुप देते हैं जिसका नाम है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एशियन में है, एशिया, लेकिन एशिया में कौन सा रीजन? साउथ ईस्ट। एशिया में कौन सा रीजन? साउथ ईस्ट। सीटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी दूसरा मिलिट्री ग्रुप था यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का, और इसका मकसद क्या था? टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कैपिटलिस्ट कंट्रीज एंड टू कंटेन कम्युनिज्म। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, अगर आप मैप पे देखेंगे, ग्लोब पे देखेंगे, अगर आपने नाम सुना होगा फिलिपाइन का, थाईलैंड का, मलेशिया का, सिंगापुर का, कंबोडिया का, ये वो एरिया है साउथ ईस्ट एशिया का जहाँ से ये कंट्रीज़ आती है। तो वहाँ पर अमेरिका ने दूसरा मिलिट्री ग्रुप दिया, उसका नाम है सीटो। तो 1949 में नेटो दिया, 1954 और 55 के दौरान उन्होंने सीटो और सेंटो दिया। ये सीटो और सेंटो, तो सीटो मैंने आपको बता दिया, तो सीटो के बाद उन्होंने सेंटो दिया, और जो सीटो था, सीटो का हेडक्वार्टर रहा बैंकॉक, थाईलैंड में, बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी। उसके बाद सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल एशिया में बनाई जाती है, इसमें 5 मेंबर्स थे और सीटो में 9 मेंबर्स थे। तो सेंटो इज आल्सो नोन एज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बगदाद, इराक में था। दैट इज वाई सेंटो का एक और नाम है बगदाद पैक्ट। इसमें पाकिस्तान भी था, इसमें टर्की भी था, ईरान भी था, इराक भी था, एक और कंट्री थी इंग्लैंड शायद। तो इसके 5 मेंबर्स थे सेंटो के। लेकिन ये जो सीटो और सेंटो है अमेरिका के दूसरे और तीसरे मिलिट्री ग्रुप, ये 1977 और 1979 में ख़त्म हो जाते हैं। आजकल जो वर्ल्ड में चल रहा है मिलिट्री ग्रुप वो अमेरिका का है, दैट इज़ नेटो। तो ओनली मिलिट्री ग्रुप दैट इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ इज नेटो। तो इन 3 मिलिट्री ग्रुप्स को देखकर यूएसएसआर ने अपना मिलिट्री ग्रुप दे दिया। यूएसएसआर ने जब अपना मिलिट्री ग्रुप दे दिया वो उन्होंने 1955 में दिया। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की मीटिंग हुई वारसा में, WARSAW, वारसा। वारसा कैपिटल है पोलैंड की, एक कम्युनिस्ट कंट्री पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल वारसा। तो वारसा में मीटिंग होती है कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बीच, 9 कम्युनिस्ट कंट्रीज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो 9 कम्युनिस्ट कंट्रीज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी रशिया। तो उनकी मीटिंग होती है वारसा में। वो चाहते हैं कि अमेरिका ने अगर 3 मिलिट्री ग्रुप बनाए, हम भी एक बनाएंगे। तो वहाँ पर वो
उस मिलिट्री ग्रुप को नाम डायरेक्टली देते हैं वारसा पैक्ट। तो वारसा पैक्ट यूएसएसआर का मिलिट्री ग्रुप होता है टू काउंटर द अमेरिकन मिलिट्री ग्रुप्स एंड टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज हैविंग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड टू कंटेन कैपिटलिज्म। तो इन जो भी मिलिट्री ग्रुप्स थे इन्होंने भी दिए, इनका मकसद यही था अपनी अपनी आइडियोलॉजी की हिफाजत करना और उसको फैलाना, और दूसरे की आइडियोलॉजी को कंटेन करना, कंट्रोल करना, रिस्ट्रिक्ट करना। तो ये भी रीजंस बने किसके, ये भी रीजंस बने कोल्ड वार के। लेकिन कोल्ड वार में कभी कभार इन दोनों जो सुपर पावर्स थे यूएस एंड यूएसएसआर, कभी कभार इनके बीच माहौल साजगार हुआ, ठीक हुआ, तो कभी कभार इनके बीच माहौल जो है वो तनाव से भरा पड़ा रहा। जब इनके बीच माहौल थोड़ा सा ठीक होने लगा तो उसको कहा गया डिटेंटी या दितांत, DETENTE, DETENTE, डिटेंटी एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है ईजिंग ऑफ टेंशन, रिलीजिंग ऑफ टेंशन, टेंशन में कमी आना। तो टेंशन में जब कमी आई थी थोड़ी सी, तो इसको नाम दिया गया डिटेंटी। जब उनको लगा कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच थोड़ी सी हालात जो है वो पीसफुल हो रही है, तो वहाँ डिटेंटी वजूद में आती है। लेकिन उसके बाद फिर से हालात ख़राब हो जाते हैं, कोल्ड वार फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद फिर से हालात ठीक हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यू डिटेंटी। अब यहाँ पर टर्म है कोल्ड वार 1945 से 1990 तक। ये जनरल टर्म है कोल्ड वार 1945 से 1990 तक। लेकिन कोल्ड वार के फेजेस थे। इससे पहले कि मैं आपको कोल्ड वार के फेजेस बताऊं, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि कोल्ड वार 1945 से 1990 तक तो रहा, लेकिन इसमें ये भी कहा गया, ये भी है, कंफर्म है, ऑथेंटिक है, कोल्ड वार के अंदर 2 बार कोल्ड वार। अब ये 2 बार क्या हुई कोल्ड वार? पहले जो कोल्ड वार चल रही थी 1945 से, ये चली 1969 तक। ये चली 1969 तक, मतलब 1969 तक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहे, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया, जब इनके बीच थोड़ा सा पीसफुल माहौल पैदा हुआ तो उसको कहा गया डिटेंटी। तो 1969 तक हालात जब इंतहाई ख़राब रहे, 1970 से लेके 1979 तक जो हालात रहते हैं, उनके बीच यूएस और यूएसआर के बीच थोड़े से एग्रीमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा पीसफुल एटमॉस्फेयर पैदा हो जाता है। उसी को 1970 या 1969 से लेके 1979 तक जो 10 साल रहते हैं, उसको बोला जाता है डिटेंटी। उसको बोला जाता है डिटेंटी। दैट इज easing of tension between the two superpowers, that is known as detente। तो कोल्ड वार के अंदर मैंने आपको बता दिया 2 बार हुई कोल्ड वार एंड न्यू कोल्ड वार। अब 1945 से लेके 1969 तक पहले कोल्ड वार रही, हालात खराब ही खराब रहे, कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं हुआ। लेकिन 1969 से लेके 1979 तक कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठाए गए, एग्रीमेंट्स हुए, तो उसको कहा गया डिटेंटी, जो फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है टेंशन में कमी आ जाना। तो जब डिटेंटी 1979 तक रहती है, उसके बाद फिर से हालात ख़राब हो जाते हैं। ये हालात क्यों ख़राब हो जाते हैं? क्योंकि वो फेज़ ऑफ कोल्ड वार में आ जाता है जब रशिया अपनी फ़ौज अफगानिस्तान भेजती है। तो 1979 से लेके 1985 तक, 1979 से 1985 तक, ये डेट्स याद रखो। ये अलग बात है, ये डेमो क्लास है, लेकिन स्टिल यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। 1979 से लेके 1985 तक हालात फिर से ख़राब हो जाते हैं। तो पहले था कोल्ड वार 1969 तक, फिर 69 से 79 तक डिटेंटी आ गई। अब 1980 से 1985 तक फिर आ गई न्यू कोल्ड वार। इनके बीच फिर हालात ख़राब हो गए जब रशिया ने अपनी फ़ौज अफगानिस्तान भेजी। सवेत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान जिसको कहते हैं। सवेत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान का मतलब है अफगानिस्तान में जब उन्होंने अपनी फ़ौज डाली 1979 में। तो 1979 से लेके 1985 तक जो हालात रहते हैं टू सुपर पावर्स के बीच, फिर से वो बन जाती है न्यू कोल्ड वार। अब 1985 से लेके 1990 या 1991 तक जो हालात रहते हैं, उसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाती है, बहुत सारी उसकी कंट्रीज़ आज़ाद हो जाती हैं, अमेरिका और रशिया के बीच हालात ठीक होने लगते हैं। तो ये जो डिटेंटी 1969 से 79 तक रहा, उसके बाद न्यू कोल्ड वार रहा 1980 से 85 तक। उसके बाद जब ये न्यू कोल्ड वार ख़त्म हो जाती है, थोड़ी से पीसफुल स्टेप्स, पॉजिटिव स्टेप्स फिर से उठे जाते हैं, तो न्यू कोल्ड वार के बाद आ जाती है डिटेंटी। लेकिन ये डिटेंटी नहीं है बल्कि न्यू डिटेंटी है, क्योंकि कोल्ड वार के बाद हालात ठीक तो वो हुआ डिटेंटी, फिर न्यू कोल्ड वार, तो न्यू कोल्ड वार के बाद जब फिर से हालात ठीक तो वो हो गई न्यू डिटेंटी, वो हो गई न्यू डिटेंटी।
तो तो कोल्ड वार में इन जनरल बोला जाता है कोल्ड वार रहा फ्रॉम 1945 टू 1990, लेकिन फिर आपको जब डिटेल से बताना पड़ेगा कि कोल्ड वार में कोल्ड वार हुआ। कोल्ड वार first it was from 1945 to 1969, then it was G20 of 10 years, then it was once again new Cold War of 5 years, followed by another new 5 years of new G20। उसके बाद आ जाते हैं कोल्ड वार के फेजेस। आई थिंक इतना काफ़ी है बिकॉज टाइम इज़ गेटिंग अवे, वी आर अबाउट टू क्लोज इट। और आज का जो ये लेक्चर रहा, जिसने भी अटेंड किया, इसमें पूरी तरह रिकॉर्डिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ 1945 से जो इनिशियल मैंने बताया 1945 तक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, और 1945 के बाद जो रहा वो मैंने रिकॉर्ड किया है। और आपका फीडबैक जो भी होगा यू मस्ट इन्फॉर्म मी अबाउट दैट। और कल का लेक्चर देंगे किस पे देंगे, वो कोई तीसरा पेपर होगा। तो राइट नाउ आई एम क्लोजिंग दिस क्लास। टेक केयर।